हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का करियर टीवी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के सदस्यों से कई समितियां बनाई गई, जिसमें 8 बड़ी समितियां थीं व कुछ छोटी समितियां थीं। तो उन समितियों के नाम और उन समितियों के अध्यक्ष, इनसे संबंधित प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कुछ समितियां ही महत्वपूर्ण हैं जिनके अध्यक्ष हमें याद करना पड़ेगा। देखिए, समितियां समितियां संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्मित समितियां व उनके अध्यक्ष। 8 बड़ी समितियां। बड़ी समितियों की संख्या कितनी? 8। अन्य छोटी समितियां। अन्य छोटी समितियां। तो क्वेश्चन केवल ये पूछा गया संविधान निर्माण हेतु कितनी बड़ी समितियों का गठन किया गया। तो कितनी बड़ी समितियों का गठन किया गया? 8। एक तरफ लिखिए समिति, इधर अध्यक्ष। अध्यक्ष संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति। संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। इन दोनों के अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगली समिति है देसी रियासत समझौता समिति। देसी रियासत समझौता देसी रियासत समझौता समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य एवं संचालन समिति। कार्य एवं संचालन समिति। नियम समिति। नियम प्रक्रिया समिति। नियम प्रक्रिया समिति। इसके भी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी समिति। वित्त एवं कर्मचारी समिति। वित्त एवं कर्मचारी समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति। झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूलाधिकार समिति। मूलाधिकार समिति। मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष हैं वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकारों के लिए एक उप समिति बनाई गई थी। उप समिति मूल अधिकारों के लिए उप समिति बनाई गई थी।
JB कृपलानी, JV कृपलानी, JB कृपलानी। अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति। अल्पसंख्यक समिति के हैं वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक समिति के लिए एक उप समिति भी बनाई गई थी, उप समिति बनाई गई अल्पसंख्यक के लिए। इसके हैं HC मुखर्जी। अल्पसंख्यक की एक उप समिति थी जिसके थे HC मुखर्जी, HC मुखर्जी, HC मुखर्जी। एक थी संविधान सभा की कार्यकारिणी समिति, संविधान सभा की कार्यकारिणी समिति। कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, का नाम है गणेश वी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। सर्वोच्च न्यायालय संबंधी समिति, ये समिति बहुत मोस्ट है। सर्वोच्च न्यायालय संबंधी समिति। नागरिकता समिति, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष हैं एस वर्दाचारी। एस वर्दाचारी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी संविधान सभा में बनी समिति के अध्यक्ष थे। इनके हैं एस वर्दाचारी, ब्रिटिश काल में ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने थे। झंडा समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदन समिति, पट्टाभी सीतारमैया, शायद लिख चुके हैं या नहीं लिखे हैं। नियम एवं संचालन, वित्त एवं कर्मचारी, वित्त एवं कर्मचारी के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं कर्मचारी के हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राज्यों से संबंधित समिति, समिति। पंडित नेहरू, तो समितियों के अध्यक्ष हो गए। रिवीजन कर लीजिए आप एक बार फिर से। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष
पंडित नेहरू, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू, राज्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू, देशी रियासत समझौता समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम एवं संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति वल्लभ भाई पटेल, परंतु मूल अधिकारों के लिए जो उप समिति बनाई गई उसके जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यकों के लिए जो उप समिति बनाई गई उसके एससी मुखर्जी। सर्वोच्च न्यायालय एवं नागरिकता संबंधी समिति एस वरदाचारी। इस वरदाचारी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी संविधान सभा में बनी हुई समिति के अध्यक्ष थे। ये ब्रिटिश काल में न्यायाधीश हुआ करते थे। आगे देखिए प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रस्तावना देखिए कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और तथा यहाँ पे पढ़ें तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित, सुनिश्चित 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 करने वाली, सुनिश्चित करने वाली बंधुता, सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बंधुता बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, अपनी इस संविधान सभा में, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मितिमार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, शीर्ष शुक्ल सप्तमी, शीर्ष शुक्ल सप्तमी सम्मत 2006 विक्रमी, 2006 विक्रमी, 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा, एतत् द्वारा इस संविधान को, एतत् द्वारा इस संविधान को अधिनियमित एवं अधिनियमित अंगीकृत एवं आत्मार्पित करते हैं, एवं आत्मार्पित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। देखिए, भारत की प्रस्तावना में कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ की व्याख्या पूछता है, जिनका अर्थ पूछा जाता है पेपर में। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने के लिए बंधुत्व की भावना बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मितिमार्ग शीर्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो प्रस्तावना में कुछ शब्द हैं जिनके अर्थों की व्याख्या पूछी जाती है। हम भारत के लोग
हम भारत के लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई तब उसके घोषणा पत्र में लिखा गया, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वही संकल्पना उठा करके वहीं से ये शब्द लेकर के लिखा, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, इसका अर्थ है हम भारत के लोग। अर्थ है कि संविधान को शक्तियां, संविधान को शक्ति, संविधान को शक्ति जनता द्वारा प्राप्त होती है। जनता द्वारा प्राप्त होती है। जनता द्वारा प्राप्त होती है। अगला वर्ड है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं। हम अपने आंतरिक मामले, बाह्य मामले का निस्तारण स्वयं करेंगे। हम किसी राष्ट्र के अधीन नहीं है, हम किसी राष्ट्र पर निर्भर नहीं है, हम किसी राष्ट्र का अधिराज्य नहीं है। किसी देश के साथ संधि करनी है, किस देश के साथ समझौता करना है, किस देश के साथ व्यापार करना है, यह सब निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं। हम किसी अन्य देश के दबाव में नहीं हैं। ये नहीं कि अमेरिका देश शक्तिशाली है, पूंजीपति देश है, तो उसके दबाव में हम कोई निर्णय ले लें। हम अपनी विधि के द्वारा किसी राज्य को अधिग्रहित कर सकते हैं। हम अपनी विधि के द्वारा अपना क्षेत्र किसी अन्य राज्य को सौंप सकते हैं। अर्थ है आंतरिक एवं बाह्य मामले, आंतरिक एवं बाह्य मामलों का निस्तारण स्वयं करेंगे, का निस्तारण स्वयं करेंगे। किसी विषय पर विधि बनाने के लिए भी स्वतंत्र हैं। किसी विषय पर विधि बनाने के लिए स्वतंत्र, किसी विषय पर विधि बनाने के लिए स्वतंत्र, किसी विषय पर विधि बनाने के लिए स्वतंत्र। विधि के द्वारा राज्य अधिग्रहण व राज्य का क्षेत्र किसी अन्य राज्य को सौंपने के लिए स्वतंत्र है। हमारे ऊपर किसी राज्य का कोई दबाव नहीं है। हम किसके साथ चाहे मित्रता रखें, किसके साथ दुश्मनी रखें, क्योंकि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य हैं, परंतु उसकी सदस्यता से हमारी संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना का समर्थक है, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का भी समर्थक है। परंतु उन कानूनों से अगर हमारे राष्ट्र की संप्रभुता प्रभावित होती है तो हम उन कानूनों को नहीं मानेंगे।
पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है राज्य का कोई धर्म नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य की नजरों में सभी धर्म समान हैं। राज्य के प्रत्येक नागरिक को कोई भी धर्म मानने, आचरण करने, प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। राज्य कभी भी किसी विशेष धर्म के लिए कोई कार्य नहीं करेगा। राज्य के अधीन धर्म है, परंतु धर्म के अधीन राज्य नहीं है। जैसे किसी धर्म में कुछ सामाजिक कुरीतियां हैं, तो राज्य उन कुरीतियों के लिए, अंधविश्वासों के लिए कानून बना सकता है। राज्य किसी धर्म के कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सभी के लिए समान भावनाएं हैं राज्य के। राज्य का कोई धर्म नहीं, सभी नागरिक, सभी नागरिक, सभी नागरिक कोई धर्म, कोई धर्म को मान सकते हैं, मान सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, उसके आचरण फॉलो कर सकते हैं, आचरण धारण कर सकते हैं, आचरण धारण कर सकते हैं, आचरण धारण कर सकते हैं। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा, राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य के अधीन धर्म है, राज्य के अधीन धर्म, धर्म के अधीन राज्य नहीं है। धर्म के अधीन राज्य नहीं है, राज्य नहीं, राज्य नहीं। राज्य किसी धर्म में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए कोई भी विधि बना सकता है। यह पूछा भी गया कि किस वाद में पंथ निरपेक्ष को मूल ढांचा घोषित किया गया, तो इस बुमई वाद 1994, ये लिखवा भी चुके हैं कल। अगला है लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा जनता द्वारा जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता पर शासन, जनता पर शासन, जनता पर शासन। किसने परिभाषा दी है? लिंकन ने। लिंकन ने परिभाषा दी जनता द्वारा जनता के लिए, जनता पर शासन। देखिए, लोकतंत्र का अर्थ है कि राष्ट्र की जो शक्तियां होंगी,
राष्ट्र की संपूर्ण जो शक्ति होगी वह उनके हाथों में होगी जिनको राज्य ने चुन करके भेजा है। राज्य के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास भारत की शक्तियां होंगी। तो जनता द्वारा चुने लोगों के पास, अगला पॉइंट लिख लीजिए कि जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों, जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों के पास शासन की शक्ति, शासन की शक्ति, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास शासन की शक्ति। इसमें कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी, 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 कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी। अब देखिए, दो अवधारणाएं हैं लोकतंत्र की, एक है अमेरिका की अध्यक्षात्मक, एक है भारत की संसदात्मक। तो संसदात्मक व्यवस्था क्या है कि जैसे राज्यसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा। तो मंत्रिपरिषद के पास प्रशासन की संपूर्ण शक्तियां होती हैं और इसी मंत्रिपरिषद को कहते हैं अस्थायी कार्यपालिका। तो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होंगे वह या तो लोकसभा के सदस्य होंगे या फिर राज्यसभा के सदस्य होंगे। अगर मंत्रिपरिषद के सदस्य लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हैं तो कहा जाएगा संसदात्मक कार्यपालिका। परंतु मंत्रिपरिषद का निर्माण लोकसभा के चुनाव के आधार पर किया जाता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त नेता ही मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसका बहुमत होगा लोकसभा में। इसलिए कार्यपालिका जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो यहां पे हमने लिखवाया भी है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी, यानी लोकसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। देखिए, भारत में केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं है, भारत में सामाजिक लोकतंत्र, भारत में आर्थिक लोकतंत्र भी है। परंतु सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र इसी लोकतंत्र में निहित है। सामाजिक लोकतंत्र क्या है? सामाजिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र के समाज में वर्गीकरण नहीं होगा, समाज में सभी व्यक्ति समान हैं। सामाजिक लोकतंत्र सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान है, किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं, किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है।
किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। सामाजिक लोकतंत्र में बोलने की स्वतंत्रता, सामाजिक लोकतंत्र में किसी भी धर्म मानने को, किसी भी धर्म प्रचार करने के लिए, किसी भी धर्म के आचरण करने की स्वतंत्रता। अगला है आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र तो आर्थिक लोकतंत्र में है कि जो भी पिछड़े हैं, अमीर और गरीब के बीच आर्थिक न्याय प्रदान करना, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको पाटना, गरीब यानी कमजोरों को, पिछड़े वर्गों को सहायता करना, उनके लिए ऐसे कार्य करना कि वो भी विकास की मुख्य धारा में आ सकें। मतलब उनको क्या करना है कि उनको उत्साहित करना है, उनको ऊपर उठाना है। उत्पादन के जो भी स्रोत हैं उनको इस प्रकार बांटा जाए कि जो पिछड़े हैं वो ऊपर आ सके और जो अमीर हैं उनका भी कोई नुकसान ना हो। आर्थिक लोकतंत्र पिछड़ों, गरीबों, पिछड़ों, गरीबों को विकास की मुख्य धारा में लाया जाए, विकास की मुख्य धारा में लाया जाए, मुख्य धारा में लाया जाए। अमीर व गरीब के बीच की खाई कम हो, अमीर व गरीब के बीच अंतर कम हो, अंतर कम हो। प्राकृतिक संसाधनों का इस तरीके से बंटवारा किया जाए कि अधिक से अधिक समाज को लाभ पहुंचे। प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार वितरण किया जाए, इस प्रकार वितरण किया जाए कि अधिक से अधिक समाज का हित हो, समाज का हित हो, अधिक से अधिक समाज का हित हो। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा मिले। अगला है गणराज्य। गणराज्य, गणराज्य का अर्थ है कि भारत का कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है। भारत का सर्वोच्च पद अनुवांशिक पद नहीं है। भारत का राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। भारत का जो राष्ट्रपति बनेगा वह जनता के द्वारा चुना जाएगा या जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होगा। यह पद वंशानुगत नहीं होगा, यह पद स्थायी नहीं होगा। यह नहीं कि यह पद एक बार कोई राष्ट्रपति बन गया वह जब तक रहे राष्ट्रपति ही रहे। इसका एक निश्चित कार्यकाल होगा। सभी व्यक्ति मतदान प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं और वोट डाल सकते हैं। तो गणराज्य का गणराज्य का अर्थ है कि राज्य का प्रमुख निर्वाचित होगा, निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं।
वंशानुगत नहीं। सभी नागरिकों को समान अधिकार, सभी नागरिकों को समान अधिकार, सभी नागरिकों को समान अधिकार, सभी नागरिकों को समान अधिकार। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कोई चुनाव लड़ सकता है, कोई चुनाव लड़ सकता है। मतदान में भाग लेने का अधिकार, मतदान डालने का, मतदान करने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार। किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं, किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं, किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होंगे। अब देखिए आगे है न्याय। न्याय, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्यायों का वर्णन किया गया। एक सामाजिक, सामाजिक, राजनैतिक, राजनैतिक और एक है आर्थिक। सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्यायों का वर्णन किया गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। इन न्यायों की अवधारणा हमने रूस की क्रांति से ग्रहण की है। उन्नीस सौ सत्रह रूसी क्रांति, 1917 रूसी क्रांति से ग्रहण की है, 1917 रूसी क्रांति से ग्रहण की है। अब देखिए सामाजिक न्याय का क्या मतलब है। इसका अर्थ है सामाजिक न्याय का सामाजिक न्याय का अर्थ है कि सब राज्य की नजरों में सभी व्यक्ति बराबर हैं। राज्य भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। हां, कुछ पिछड़े वर्ग हैं जिनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए उनकी सहायता की जाती है, आरक्षण के द्वारा या कुछ ऐसे कानून बना करके, सब्सिडी के द्वारा, स्कॉलरशिप के द्वारा। तो सामाजिक न्याय का अर्थ है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, लिंग, भाषा, धर्म, जाति, लिंग, भाषा, धर्म, जन्म स्थान, वंश आदि के आधार पर, आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य की नजरों में सभी समान हैं, किसी के लिए विशेष अधिकार, किसी को भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। राज्य वर्गीकरण नहीं करेगा। हां, पिछड़ों को, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं है, उनको राज्य कानून बना करके उनकी मदद करेगा, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेगा। आर्थिक न्याय,
आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि समाज में दो वर्ग मान लीजिए। आर्थिक न्याय, एक मान लीजिए अमीर समझने की दृष्टि से, एक मान लीजिए कि गरीब, अमीर और गरीब। तो इनके बीच का जो अंतर होगा, इनके बीच का जो अंतर, तो सरकार किसी तरीके से कि इनके बीच का जो अंतर है वह अंतर कम हो जाए, इनके बीच का अंतर कम हो जाए। अब अंतर कम करने का मतलब यह नहीं है कि इसको कम किया जाए, अंतर करने का मतलब यह है कि इनकी सहायता की जाए, कुछ ऐसे कानून बनाए जाएं, कुछ ऐसी नीतियां सरकार लाए कि किसी तरीके से इनका भी विकास हो, यह भी ऊपर उठ सके, यह भी विकास की मुख्य धारा में आ सके। तो आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक कारणों के आधार पर भेदभाव नहीं, आर्थिक कारणों के आधार पर भेदभाव नहीं, आर्थिक कारणों के आधार पर भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं। अब देखिए, स्वतंत्रता के पूर्व भारत में जो भी चुनाव हुए, उस चुनाव में सबको मत का अधिकार प्राप्त नहीं था। उसमें तीन वर्ग थे, एक था शिक्षा, संपत्ति और कर। शिक्षा का स्तर निर्धारित किया गया कि इतना जो पढ़ा लिखा होगा उसी की वोट बनेगी, इतनी संपत्ति जिसके पास होगी उसकी वोट बनेगी, जो इतना कर देता है सरकार को उसकी ही वोट बनेगी। आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक आधार पर कि कोई अमीर है, ये गरीब है, तो इसका वोट डबल, इसका वोट कम। अमीर और गरीब कि दोनों सरकार की नजरों में दोनों समान हैं, दोनों को बराबर चुनाव लड़ने का दोनों को अधिकार है, वोट डालने का दोनों को अधिकार है, दोनों को समान अधिकार प्राप्त करवाना, यह आर्थिक न्याय के अंतर्गत आएगा। आर्थिक कारणों के आधार पर भेदभाव नहीं। राजनैतिक न्याय, राजनैतिक न्याय, राजनैतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। अब देखिए, राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि सभी को वोट डालने का समान अधिकार, सभी को चुनाव लड़ने का समान अधिकार। केवल इतना ही राजनीतिक न्याय में सम्मिलित नहीं है। हमारी संसद में, विधानमंडल में या केंद्रीय कार्यपालिका में, राज्य की कार्यपालिका में, अब देखिए कि उसमें क्या है कि पुरुषों की संख्या ज्यादा है, वहां महिलाओं की संख्या कम है। तो सरकार कुछ नीतियां बनाए, कुछ कानून बनाए जिससे वहां महिलाओं की संख्या बढ़े, क्योंकि वह भी तो 49% है भारत में, तो उनकी भी संख्या बढ़े, उनको भी अपना प्रतिनिधित्व वहां प्राप्त हो। तो सरकार को प्रत्येक वर्ग का अधिकार दिलाना भी राजनीतिक न्याय है। राजनीतिक न्याय के अंतर्गत सभी को मताधिकार, सभी को समान मताधिकार, मताधिकार, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार, सभी को अपना प्रतिनिधित्व, अपना प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अधिकार, प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अधिकार, अधिकार। अब देखिए, राजनीतिक न्याय के तहत ही
संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए 33% करने के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के लिए एक बिल लाया गया है। प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अधिकार, जैसे संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए आरक्षण का प्रावधान यह राजनीतिक न्याय में सम्मिलित है। स्वतंत्रता, अब देखिए प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया। एक तो विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। अब देखिए विचार का मतलब है, इसका मतलब है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप कुछ भी सोच सकते हैं, अपने विचार किसी के समक्ष रख सकते हैं, किसी के विचार सुन सकते हैं। अभिव्यक्ति का मतलब है कि बोलने की स्वतंत्रता, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। विश्वास का मतलब है आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, किसी भी संप्रदाय में विश्वास कर सकते हैं, कोई दर्शन मान सकते हैं। धर्म, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। उपासना, आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं, परंतु इनसे किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव ना पड़े। समानता 2 प्रकार की समानताएं, अवसर एवं प्रतिष्ठा। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का वर्णन किया गया है। कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हैं? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कितने प्रकार की समानताएं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हैं? तो 2 प्रकार की समानताएं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हैं, अवसर एवं प्रतिष्ठा। देखिए एक नोट लिख लीजिए, स्वतंत्रता, समता, समानता। स्वतंत्रता, समता, समानता। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति 1778 से 1789 से लिया गया है। जैसे राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय रूस की क्रांति से लिया गया था। एक था समाजवादी, शब्द एक रह गया, समाजवादी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रारंभ में समाजवादी शब्द जुड़ा नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। तो समाजवाद 2 प्रकार के होते हैं, एक है लोकतंत्रात्मक समाजवाद,
लोक तंत्रात्मक, एक है लोकतंत्रात्मक और दूसरा है लोकतंत्रात्मक और एक है राजतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक में क्या है? लोकतंत्रात्मक देखिए, समाजवाद का मतलब क्या है कि समाजवाद का मतलब है कि उत्पादन के जो साधन होंगे, उत्पादन के जो साधन हैं, समाजवाद का मतलब है उत्पादन के साधन, समाजवाद। तो समाजवाद का अर्थ है उत्पादन के जो साधन होंगे वह राज्य के अधीन होंगे, उत्पादन के सभी साधन राज्य के अधीन होंगे। जैसे जो भी कंपनियां होंगी राज्य सरकार की होंगी, विद्यालय, अस्पताल जो भी होंगे राज्य सरकार के होंगे। परंतु लोकतंत्रात्मक समाजवाद का मतलब है कि राज्य और निजी, सार्वजनिक प्लस निजी दोनों मिलकर, सार्वजनिक प्लस निजी दोनों मिलकर, दोनों सरकारी अस्पताल होंगे, प्राइवेट अस्पताल भी होंगे, सरकारी स्कूल होंगे, प्राइवेट अस्पताल भी होंगे। परंतु राजतंत्रात्मक जो समाजवाद है उसमें केवल सार्वजनिक, केवल सार्वजनिक, यहां पर निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। वहां केवल सार्वजनिक क्षेत्र, केवल सरकार का ही अधिकार होता है। इस व्यवस्था को कहते हैं मिश्रित व्यवस्था, मिश्रित व्यवस्था या गांधीवादी समाजवाद, गांधीवादी समाजवाद, गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा की तरफ झुकाव, विचारधारा की तरफ झुकाव, गांधीवादी विचारधारा की तरफ झुकाव। समाजवाद में यह है कि इसमें भी कि अमीर और गरीब के बीच में जो अंतर है उसको कम किया जाएगा, पिछड़े गरीबों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार द्वारा कुछ कानून बनाए जाएंगे, उनकी सहायता की जाएगी, उनको भी मदद पहुंचाई जाएगी। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार से होगा कि इसका किसी एक के पास केंद्रीकरण ना हो जाए, यानी जो भी संसाधन है प्राकृतिक रूप से किसी एक के पास केंद्रित ना हो जाए, इनको इस तरीके से बांटा जाए कि समाज का अधिक से अधिक लाभ हो सके। अखंडता, अखंडता। अब देखिए, अखंडता का मतलब है कि भारतीय संविधान निर्माताओं के पास दो मॉडल थे, एक परिसंघ और एक संघ, एक संघ। परिसंघ है अमेरिकी मॉडल, अमेरिकी मॉडल, और संघ है कनाडा मॉडल, कनाडाई, कनाडा या कनाडा मॉडल, कनाडा मॉडल। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। अमेरिकी मॉडल क्या है भाई कि जैसे जैसे मान लो कि ये अमेरिका का मैप समझ लीजिए कि अमेरिका का मैप, क्योंकि ऐसा अमेरिका है नहीं। तो अब यहां पे देखिए क्या है कि अमेरिका में जो 50 देश हैं, ये देश मान लीजिए कि एक देश, दो देश, तीन, चार,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से जो अमेरिका के देश हैं वो संघ में सम्मिलित हुए हैं। उन लोगों ने मिलकर के संघ बनाया है। वह कभी भी इस संघ से अलग हो सकते हैं। संघों की राज्यों की नागरिकता अलग है और संघ की नागरिकता अलग है। ये संघ से कभी भी अलग हो सकते हैं। केंद्र सरकार कभी भी इनकी सीमाओं में परिवर्तन, इनके नाम में परिवर्तन, इनके क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं कर सकती। ये लोग मिल करके बने हैं, मतलब इनका जो संघ है, इनका संघ जो है उसका विनाश हो सकता है परंतु राज्यों का विनाश नहीं होगा। परंतु कनाडा में क्या है, भारत में क्या है कि भारत में जो राज्य बनाए गए हैं, राज्य बनाए गए भारत में जो प्रदेश बनाए गए हैं, ये कोई संधि या समझौते के तहत नहीं बनाए गए हैं। यह संपूर्ण राज्य एक देश है। कोई भी राज्य इस देश से नहीं निकल सकता, नहीं कहेगा कि हम भारत में सम्मिलित नहीं होंगे, हम अपना देश बनाएंगे। केंद्र सरकार या संघ अपनी प्रशासनिक सुविधा के अनुसार इसने राज्यों को बांटा है। प्रशासनिक सुविधा अनुसार कुछ शक्तियां राज्यों को दी हैं। मतलब यहां पर क्या है, यहां पे संघ विनाशी, संघ विनाशी, राज्य अविनाशी है। राज्य अविनाशी, राज्य अविनाशी मतलब केंद्र सरकार किसी राज्य का नाम, किसी राज्य की सीमाएं, किसी राज्य का क्षेत्रफल नहीं बदल सकता। कोई भी राज्य कभी भी संघ से स्वतंत्र हो सकता है। ये एक संधि समझौते के तहत जोड़े गए हैं। परंतु यहां पर क्या है, राज्य विनाशी है, राज्य विनाशी, संघ अविनाशी, अविनाशी। यहां किसी राज्य को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह देश से अलग हो जाए। संसद जब चाहेगी तब किसी राज्य का नाम बदल सकती है, किसी राज्य की सीमाएं बदल सकती हैं, किसी राज्य को दो राज्यों में बना सकती हैं, दो राज्यों को एक राज्य में बना सकती हैं। तो यहां पर क्या है कि यहां पर संघ मजबूत है, संघ मजबूत, राज्य कमजोर। इसमें क्या है कि राज्य मजबूत और संघ कमजोर, और संघ कमजोर। तो अखंडता का मतलब है कि कभी भी राज्य को देश से, किसी भी राज्य को देश से अलग नहीं किया जाएगा। हाँ, प्रशासन की सुविधा के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अब आज की क्लास इतनी ही। जय हिंद, जय भारत।